ऐसे जजमेंट आए हैं उसके बाद सबके चेहरे की रौनक उतर गई है। सारे लोग शायद वो चील की तरह, वो नहीं होता है कि नजर गड़ाए रहते हैं कि अब ये वाला नियम आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेंगे, हमारे लोग जमा लेंगे। तो वो सारी चीजों पर कहीं न कहीं पर रोक लग गई। ये हमारे लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कि वक्फ बिल जो है अब इसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कंप्लीट तरीके से इनवैलिड, इनरेगुलराइज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी चीजें की गई हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि गैर संवैधानिक तरीके से बिना डिबेट, बिना डिस्कशन के, बिना जेपीसीसी के जांचों के मांगों को, बिना मतलब कुछ भी आप ओपन हियरिंग के ये सारी चीजों को किया है, जो इन चीजों पर गलत है। जो कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया और मिनिमम 5 साल की जो एलिजिबिलिटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीट तरीके से इनवैलिड और वो कंप्लीट लॉ का वायलेशन बताया है। इनमें कौन मेंबर्स बनेंगे, मेंबर बनाने का भी काम सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों के पास रख लिया। माइनॉरिटीज में मुस्लिम को था, मुस्लिम के ही लिए बना जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुस्लिम लोगों की संख्या को घटा दी गई। मेजोरिटी में जो डिसीजन लेने का पावर होगा वो जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उन लोगों के पास था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गैर संवैधानिक बताया, तो इसको कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया, बोला कि यह गैर संवैधानिक है। आज के मैटर में मेन चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस मसीह साहब ने जो जजमेंट दिया है उससे भारत देश की जनता जनार्दन के साथ में भारत देश की डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, खासकर प्रेम्बल्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं, भारत देश में समाजवाद और ये सब सेकुलरिज्म होना चाहिए, उसको उन्होंने दिखाने की भरसक कोशिश किया है। जहाँ वक्फ बोर्ड की स्थापना के बारे में बात करूँ, इसकी शुरुआती कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि ये 29 से शुरुआत होगी, फिर 39 पर आएगा, फिर भारत देश आज़ाद होगा, फिर इसके 1954 आएगा, फिर 1964 7 64 68 3 नए बिल आते हैं। पर यहाँ की जो भी चीज़ें हो रही 2024 से शुरू हो रही, 2013 में थोड़ा सा संशोधन किया गया। पर सबसे बड़ा सवाल जो कम टू द पॉइंट है, जो आज कोर्ट के लिए, हम सब के लिए जो बड़ा मतलब मिसाल के तौर पर था, वो ये रहा। ये अपनी पिटीशन चल रही थी, इसमें हम लोगों ने इंटरिम रिलीफ भी मांगी थी। इंटरिम रिलीफ में कई सारी चीज़ें थी, कुछ कोर्ट ने हम लोगों की बातों को लगभग मान लिया, तो ऐसा कह सकते हैं कि क्या क्या माना है और क्या क्या हमारी चीज़ों को उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया, जो आपके प्रश्न में भी वो शामिल है। पहली बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप सबको पता होगा कि जो कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया और मिनिमम 5 साल की जो एलिजिबिलिटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीट तरीके से इनवैलिड और वो कंप्लीट लॉ का वायलेशन बताया है। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कमेंट में भी बोला इस चीज़ को। उन्होंने यह बोला कि कोई भी, जैसे हम लोगों की जो दलीलें थी उसमें यह थी कि कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी कस्टम से है, रिलीजन से, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, तो हिंदू रिलीजन्स का होने का मतलब यह है कि मैं हिंदू किसी धर्म विशेष से जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या मैं बड़ी बड़ी सेविंग रख लूँ, फिर बड़े बड़े बाल रख लूँ, फिर पीला कपड़ा पहन लूँ, फिर पूरे गले में माला पहन लूँ? तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं तरीके से मोरल चीज़ें होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की दलीलें थी कि इस्लामिक में कोई भी व्यक्ति यदि 5 साल में वक्फ बोर्ड के सदस्य की मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया क्या होंगी, उस क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी नहीं था। क्या उसको बड़ी दाढ़ी बना लेना चाहिए, क्या वो 4-5 बार का नमाज अदा करना चाहिए, क्या उसको मक्का मदीना जाना चाहिए, क्या उसकी क्राइटेरिया है, और इसको डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड करने का जो पावर था अभी कोर्ट के जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर था। तो इसको कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कर दिया, बोला कि यह गैर संवैधानिक है। पॉइंट नंबर 1 था। अब आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो स्टेट में, जो हम लोग आप लोग भी जानते हैं, स्टेट और सेंट्रल 2 तरह की कमेटियां थी। स्टेट कमेटी इसमें स्टेट्स के लोग होते थे और सेंट्रल कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसमें अभी जो मिनिमम क्राइटेरिया इस्लामिक थी वो मिनिमम माइनॉरिटी में कर दी गई थी, अर्थात जो मेजोरिटी ग्रुप का वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों को लेकर के है, अभी दिल्ली सल्तनत से आप इस्टेब्लिशमेंट इसका शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक होते हुए भारत देश के आधुनिक भारत तक में इसका प्रवेश है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ही इसके लिए किया गया था कि कोई भी सोसाइटी से वेलफेयर के लिए काम करेगी, जैसे हिंदुओं में भी होता है ऐसे इस्लामिक में भी होता है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ें इस्लामिक को लेकर के थी, यदि आप लोगों ने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें फिरोज शाह तुगलक एक व्यक्ति रहता है, उसने जो है इसका वक्त की स्थापना करता है, वो मेडिकल को लेकर के करता है और गरीब विधवा बच्चियों को शादी विवाह के लिए करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब इसका सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही काम किया गया है, तो सवाल यह उठता है कि इनको माइनर क्यों किया गया, जब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए ही बनाया गया था तो इनको कम किया गया। अब इनमें कौन मेंबर्स बनेंगे, तो मेंबर बनाने का भी काम सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों के पास रख लिया।
माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम को, अर्थात मुस्लिम के ही लिए बना जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुस्लिम लोगों की संख्या को घटा दी गई। मेजोरिटी में जो डिसीजन लेने का पावर होगा वो जिन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा उन लोगों के पास था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को गैर संवैधानिक बताया। यह भी बोला कि ये देखिए ये इस्लामिक के लिए है। और हम लोगों ने जो उदाहरण पेश किया था उसको मैं दोबारा भी पेश कर रहा हूँ दलीलों के समय पर भी। यदि मैं मान लीजिए हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ या मैं ब्राह्मी फैमिली से हूँ, तो कोई भी कस्टम हमारा है तो उसमें रीति रिवाज जो होंगे उस रीति रिवाज में हिंदू धर्म से संबंधित ही व्यक्ति को हम लोग एंट्री मानते हैं। तो ऐसे उनमें भी होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? यदि वक्फ में उनके लोग हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है और उनको भी पूरी तरीके से स्वायत्तता तरीके से स्वतंत्र तरीके से काम अपने धर्म और पूजा की अर्चना करना चाहिए। वो आर्टिकल 24 से लेकर 28 में लिखा भी है फ्री प्रैक्टिस करने के लिए रिलीजन्स को। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से कोर्ट ने इनवैलिड बताया और इसमें लिमिट भी डिफाइन कर दी कि जो 12 सदस्य की टीम होती है उसमें 3 से ज़्यादा अब आप नहीं रख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती, जिसका इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने खुल के बोला भी है कि आपके इंटेंशन से मुझे यह पता चल रहा है कि आप इसको माइनॉरिटी में क्यों किए हैं। अर्थात इसको मेजॉरिटी में करने का मतलब ये है आपका कि आप कहीं ना कहीं पर जो वक्त की प्रॉपर्टीज लगभग जो 40 लाख करोड़ हेक्टेयर के आसपास में है, 40 लाख हेक्टेयर के आसपास में, उस सारी प्रॉपर्टी जो पॉश एरियाज में जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई या और छोटे बड़े शहर हो सकते हैं, उन पर आपकी नज़रें हैं। और वो लोग जो मेंबर्स जिनको आप बनाना चाहते थे, इसमें मेंबर्स आप डालना चाहते थे, उनके द्वारा उस ज़मीनों पर आप उसमें कब्जा लेते और वो डीएम के माध्यम से आपका कब्जा आता। तो सवाल उठता है कि डीएम के पास भी लिबर्टी थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा पॉइंट नंबर 3, तो फिर डीएम की जो बात आई तो डीएम के पावर अर्थात कलेक्टर के पावर को भी कंट्रोल कर दिया गया है। कलेक्टर ही ज़मीन का जो भारत देश की जो संहिता है उस संहिता में सबसे ज़्यादा जो एक्सक्यूशन और लैंड का एक्वायर का एक्विजिशन का पावर है वो सारा का सारा कलेक्टर के हाथ में होता है थ्रू एसडीएम और तहसीलदार। आप सारे लोग इतना जानते हैं। तो कलेक्टर के पावर को कैसे कंट्रोल कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो थर्ड पार्टी का इंटरवेनेंस था, अर्थात यदि मान लीजिए जामा मस्जिद है, मेरा मान लीजिए मध्य प्रदेश रीवा घर है, मैं कोई इंटरेस्ट दिखा दूँ कि मेरे पिताजी ने आज से 100 साल पहले जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी जो वक्त की है उसमें 200 रुपये दिए थे, इसलिए मेरा उसमें हिस्सेदारी बनती है, तो हमें तुरंत ही कोर्ट इंटरवीन करके हमें पार्टी बना लेगी। कोर्ट ने बोला कि यह बिल्कुल ही गलत है और अन्याय है, इसलिए कलेक्टर के पावर को ही इन्होंने पूरी तरीके से लिमिटेड कर दिया। और जो इस तरीके से लिमिटेशन वाली बात थी, जो कभी भी आदमी आजीवन में कभी भी घटना जोड़ करके अपने आप को उसमें प्रेजेंट कर लेता था, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट नंबर 3 था, अर्थात कलेक्टर के पावर को सीमित कर दिया गया और उस पर रोक भी लगा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में जिस प्रकार से ये व्यवस्थाएं आप लोग चला रहे हैं और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति कोई भी चाहता है 2025 के पहले वाले, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं 2025 के पहले के जितने भी होंगे एज पर लॉ जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। पर इसके साथ में सवाल उठता है कि 2025 के बाद अर्थात जो वक्फ बिल आ गया उसके बाद से जो चीज़ें घटनाएँ घटेंगी वो आदमी जो नया जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली एज पर लॉ को चलाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके पहले के क्या एक्ट थे। तो अभी कोई भी व्यक्ति का यदि वक्त को लेकर के कोई भी गड़बड़ियाँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ प्रॉब्लम आती, लीगलिटीज़ में आती है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज कर लेता था। ट्रिब्यूनल की मैं बात करूँ तो ये समझ लेना कलेक्टर, कमिश्नर और सारी जो होती हैं छोटी छोटी। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नया रास्ता भी दे दिया है, था पहले भी, और उसमें मोहर भी लगा दी कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा उस प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मतलब खटखटा सकते हैं। साथ ही साथ में जो 40,000 हेक्टेयर ज़मीनों की मैंने आपसे बात की है, आपको पता होगा कि पिछले जब ये मई जून के पहले जब ये मैटर हम लोगों का लिस्ट हुआ था तब भी हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी ने, उन्होंने उस समय पर भी बोला था कि हम इस प्रॉपर्टीज़ में अभी कुछ भी डिनोटिफाइड करने के लिए मूड में नहीं है, जितना है उतना रहेगा। तो कोर्ट ने अभी इस चीज़ को फिर से जब तक टिल फाइनल हियरिंग मतलब फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक के लिए फिर से उसमें जो है तो रोक लगा दी है। अर्थात जो ज़मीनें जहाँ पर यथास्थिति पर थी उन्हीं के उसी के आधार पर अभी भी वो बनी रहेंगी और उसी भी व्यक्ति के उसी एज पर लॉ पर चलती रहेंगी, उसी के कस्टम के अकॉर्डिंगली पर। ये सारी चीज़ों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक दो चीज़ों पर यह भी बोला कि जैसे हम लोगों ने बोला कि वक्फ बिल जो है इसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आपको ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा बोला कि देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज़ हो सारी तरीके से थोड़ा सा तो उसको देखने की ज़रूरत होती है और कोई भी लॉ आए तो पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो उसमें गड़बड़ियाँ हैं उन गड़बड़ियों को सुधारा जाए और उसको और अच्छा किया जाए, ठीक किया जाए। तो जिसमें सेक्शंस 3 और
4 थे, उसको लेकर के हम लोग ज़्यादा उसमें बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फाइनल जजमेंट होने में जब आएगा जजमेंट और जब उसकी डेट होगी तो उसमें हम अच्छा करेंगे और उसके लिए चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। इस चीज़ों को साथ में लेकर के जहाँ पर 300 लगभग एमपीज़ का प्रेजेंटेशन में इस बिल को जब पास किया गया था, आपको पता है अप्रैल में 4 अप्रैल को, तो वो प्रधानमंत्री बस नहीं थे, उसमें बहुत सारे एमपी भी थे, एनडीए का अलायंस भी था उसके साथ में, राज्यसभा में भी थे सारे लोग। इन सारे लोगों की कहीं न कहीं पर पूरे देश में एक तमाचा था। पूरे देश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया उसकी तरफ से कंप्लीट तरीके से इनवैलिड, इनरेगुलराइज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि गैर संवैधानिक तरीके से बिना डिबेट किए, बिना डिस्कशन के, बिना जेपीसीसी के जांचने के मांगों को, बिना मतलब कुछ भी आप ओपन हियरिंग के ये सारी चीज़ों को किया है, जो इन चीज़ों पर गलत है। और उसको कोर्ट ने जो इंटरिम रिलीफ हम लोगों के लिए बोला था, उस इंटरिम रिलीफ के बारे में कोर्ट ने अलाउ किया। और उसके साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं वो फाइनल जजमेंट में जो होंगी उसके बारे में हम आप सबसे फिर चर्चा करेंगे, फिर उसमें बात करेंगे। एक बड़ी नकवी है, उन्होंने कहा कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है, लूट की लीगल छूट चाहते हैं, वही कर रहे हैं, लूट की लीगल छूट। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष की बात है, भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हो सकता है कि उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से उनको कहीं दिक्कत हो रही होगी। जैसे कोई भी हम लोग पक्ष लड़ते हैं तो इसमें सरकार एक पक्ष थी, एक पक्ष हम लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों में से कोई व्यक्ति कहीं संतुष्ट होता है किसी अदालत में, अभी उनके फेवर में कुछ निर्णय आ जाएंगे तो अच्छा बोलने लगेंगे। तो ये कुछ लोगों के बारे में ज़्यादा डिबेट का पॉइंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। भारत देश 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ से मोर देन जो आबादी है उसमें कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ खराब भी बोलेंगे। जब भारत देश का संविधान आपको पता है कि जब आया था नवंबर 1949 में और जब एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो कितने लोगों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारे, हर नियम कानून में नई चीज़ें आती हैं। और जब पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में संविधान का, आप सबको पता है, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें विरोध की गई थी। तो ये सब होता रहता है, देश के हित में जो निर्णय हो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है और उसमें आप लोग भी उसमें अभिनंग है और उसके रूप में आप लोग बेबाकी से दिखाते भी हैं सारी चीज़ों को। और इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रगुजार भी हूँ। अभी आशा की रोशनी लगी है कि फाइनल जजमेंट जो आएगा तो ऐसे होना चाहिए। और वक्फ बाय यूज़र ही पहले से प्रॉपर्टीज़ थी भी, तो सुप्रीम कोर्ट शायद इस समय कुछ सोच विचार कर रही होगी, पर अभी इंटरिम प्रोटेक्शंस कुछ चीज़ों को लेकर के दी गई है, उस चैन को रोक लगा दिया है जिस चैन के माध्यम से भारत देश की मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो वक्फ की थी वो थ्रू कलेक्टर, जिसके पास यह पूरा पावर था कि ज़मीन की सुनवाई करते समय स्टे, यदि ज़मीन की सुनवाई चल रहा है तो जो व्यक्ति पक्षकार है उसके पास पोजीशन रहेगा, यानी मैं विपक्ष की पार्टी हूँ तो वो उसमें मेरा कब्जा भी हो जाएगा। और हम तब तक उसमें जब तक कोई फर्दर स्टे नहीं आ जाता है या जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती तब तक उसके पास कब्जा बना रहेगा। तो उन चीज़ों पर तो रोक लग गई। नहीं तो कहीं कहीं हाँ, इसी चीज़ को मैं नहीं तो जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी, किसी की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी आप पक्षकार बन गई, अब आपको मौका मिल गया, अब आप काहे के लिए 20 साल 10 साल चाहेंगे कि जल्दी निर्णय आ जाए, आप तो और लिंगर ऑन करेंगी। साथ ही साथ में इसी के माध्यम से जब कलेक्टर के पास प्रॉपर्टी आ जाती तो जो आज भारत देश की आम व्यवस्था बन चुकी है, हर गरीबों की ज़मीनों को लेकर के, हर विभिन्न सरकारी संपत्तियों को जो निजीकरण 2 4 10 पूंजीपति हैं उनको देने के, तो उस पर भी कहीं ना कहीं पर रोक लग गई या उनका ऐसा कह सकते हैं ग्रहण लग गया। साथ ही साथ में तीसरी एक इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गरीबों के बीच की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 40,000 एकड़ हेक्टेयर बोला 40 लाख, तो ये इसका मतलब कि एक जगह ये पूरे दिल्ली में कहीं पर आधा एकड़ है तो कहीं आधा डिसमिल होगी, तो कहीं कहीं कुछ होगी, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इकट्ठा एक प्रॉपर्टी है जाके आपको कब्जा कर लेना है। तो यह भी देखने के उसमें गरीब कोई रह रहा है, कोई विधवा रह रही है, किसी के पास बच्चे नहीं है वो रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, जो भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, इसीलिए उस पर रोक भी लगाया है। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से इसको एक बड़ी जीत के तौर पे दर्ज किया जा रहा है, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि वक्फ काउंसिल्स या वक्फ बोर्ड में जो 11 सदस्यों की टीम होगी, उसमें जो 3 लोगों का फैसला उन्होंने दिया है, वो फैसला नहीं बल्कि उन्होंने एक सजेशन के तौर पे दिया है केंद्र को कि आप इसको एज ए सजेशन कि आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो उसको रोक दिया जाएगा। हम लोग तो खड़े हैं ना कि अब आपकी बात ही नहीं मान, करेक्ट होगी, उसमें क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोर्ट ने उस चीज़ को रिलाय तो किया कि मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटीज़ को न रख करके आपने नॉन मुस्लिम को रखा है, इसका क्या इंटेंशन? बड़ी सिंपल सी बात है, इंटेंशन आपका क्लियर है। तो इससे कोर्ट ने सजेशन के तौर पर दिया है कि 3 मैक्सिमम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि ओवर हुआ तो 4 कर दिया है, पर उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को तो कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों की लड़ाई में आज मैंने जो देखा है सुप्रीम कोर्ट में, अब हमें बोलना नहीं चाहिए, हम सारे लोग लॉयर्स हैं,
हमारे तो सॉलिसिटर जनरल साहब हूँ और पंडित रविशंकर जी भी आए थे। मैंने उनसे बोला भी कि आज भैया आप बिहार छोड़ के यहाँ कैसे आ गए, तो वो हंस भी रहे थे, बोले यार तुम लोग हमें परेशान करते रहते, बुलाते रहते हो। सवाल यह है कि उसके बाद जैसे जजमेंट आए हैं उसके बाद सबके चेहरे की रौनक उतर गई है। यह भी सवाल नहीं, मुझे लगा, ऐसा लगा कि भारत देश में सारे लोग शायद वो चील की तरह वो नहीं होता है कि नज़र गड़ाए रहते हैं कि अब ये वाला नियम आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेंगे, हमारे लोग जमा लेंगे, हमारे अनुयायी जमा लेंगे, हमारे फॉलोअर्स जमा लेंगे, या सरकार के जो चहेते होंगे वो जमा लेंगे। तो वो सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं पर रोक लग गई और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइनल जजमेंट में भी इस चीज़ को रखेगा क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। उस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग तटस्थ तरीके से लड़ेंगे और खड़े हैं इसके मोदी लिए। सरकार चेंज नहीं कर सकती कानून ला करके नया फिर से? नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर होते हैं। इवन तो मैं इतना तक कहना चाहता हूं कि केशवानंद भारती का जो जजमेंट है वो भी कहता है पूरी तरीके से कि यदि कोई भी संवैधानिक तंत्र, भारत देश के संविधान का जो स्ट्रक्चर है, यदि स्ट्रक्चर की मैंने बात किया है तो ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में है पार्लियामेंट हो गई, साथ में इसके हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके कुछ कामों में यदि कुछ भी गड़बड़ी आती है तो आपके पास में पूरा आपके पास में जो है तो ये पूरे पावर्स होंगे कि आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दें, आप उसकी प्रस्तावना को जो है तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, उन चीज़ों को हटा दें, रिमूव कर दें। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, उस सुप्रीम कोर्ट की उस चीज़ में हम लोग साथ में खड़े हैं। पर यदि कहीं सरकार जिन चीज़ों को सजेशन दिया गया है नहीं मानती है तो उसको नहीं मानती है तो हम लोग उसके लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि आपके सजेशन को इन्होंने नहीं फॉलो किया है, अब आप इसमें फॉलो जो है तो पूरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी करिए कि इसको फॉलो किया जाए। तो वो सारी चीज़ें होंगी और उसमें जो हमने आपको 5 पॉइंटों को किया है उन 5 पॉइंटों के बारे में जो प्रैक्टिशनर की बात थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। ये हमारे लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, उसको हम लोग करेंगे। सर, अगली तारीख क्या है आप लोगों के लिए और अगली तारीख पर क्या अहम मुद्दे होंगे जिसे आप रखेंगे कोर्ट के सामने? अभी तो ये जजमेंट थोड़ा लिंगर ऑन था, काफ़ी बड़ा है, आप जानती हैं क्योंकि 10:30 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक प्रोनाउंस हुआ है, तो थोड़ा बड़ा जजमेंट है। अभी सारी कॉपी हम लोगों के पास आ जाएगी 11 तक में और अपलोड भी हो जाएगी। तो उसके बाद हम फिर से एक बार बैठ के सारे हम लोग बात कर लेंगे और अगली हम लोगों की प्लानिंग कैसी रहेगी उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे और अच्छे से हम लोग इसमें आप लोग अच्छे से इसको कवरेज दीजिए और सारे देश की जनता के लिए जो चीज़ें अच्छा करिए। थैंक यू आप सबको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।